हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक से सीडीपी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम सीडीपी का नोट तैयार किए हैं जो सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और ये मैं खुद बनाया हूँ क्योंकि मैंने दिसंबर 2019 में खुद सीटीईटी के एग्ज़ाम में 110 नंबर लाया हूँ। इसीलिए हम सोचे कि अपना अनुभव थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे द्वारा तैयार किया गया सीडीपी का नोट है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम सीडीपी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बाल मनोविज्ञान जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए बाल मनोविज्ञान जाने। बाल मनोविज्ञान से पहले थोड़ा हम मनोविज्ञान जान लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। तो देखिए साइकोलॉजी यह ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कहने का मतलब अध्ययन। यानी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहते हैं। इसको बोलने वाले थे प्लेटो और अरस्तु, और भी मनोवैज्ञानिक है। तो समझ गए, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया। इसको बोलने वाले थे प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद 17वीं से 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का अर्थ मन माना जाने लगा, अर्थात मन का अध्ययन। 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसे साइकोलॉजी को आत्मा के मनोविज्ञान हटा करके इसको बोला जाने लगा मन का विज्ञान। तो इस विचार के समर्थक में थे जैसे कांट, हॉब्स, जॉन लॉक, ये सब थे। और इसमें थे इटली के पोम्पोनोजी भी आते हैं। उसके बाद जब 18वीं से 19वीं शताब्दी का समय आया, इसमें साइकोलॉजी को मन के विज्ञान को हटा करके अब चेतना का विज्ञान बोला गया, यानी चेतना का अध्ययन। इसको बोलने वाले थे विलियम वुंट। विलियम वुंट जो 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। समझ गए दोस्तों, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में, यानी कि 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया, लेकिन जो अधिकांश अचेतन से प्रभावित होते हैं, इस आधार पर यह विचार अधिक मान्य नहीं हुआ। ये भी अब बदल गया। तो इसके बाद आज के मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन करने का विषय माना गया। तो इसमें बोलने वाले थे व्यवहारवादी, जैसे पावलोव, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। और जैसे आपको पता है कि व्यवहारवाद के जनक या व्यवहारवाद के संस्थापक किसे वाटसन को बोला जाता है। तो समझ गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता था। समझ गए दोस्तों, प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब सक्सेस मास्टर के बुक से, इस सक्सेस मास्टर से पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम बाल मनोविज्ञान जान लेते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या,
यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के काल को जिस विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी कि गर्भावस्था से लेकर के, चलो समझिए, गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक के काल को क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान। समझ गए दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सक्सेस मास्टर के पहला चैप्टर CDP से विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, जो नोट हम बनाए हैं, चलिए उसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें है विकास की अवधारणा में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। शॉर्ट में समझा रहे हैं दोस्तों, समझिए। यानी कि विकास का संबंध, देखिए विकास की परिभाषा, समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। जैसे जैसे हमारा समय बीती जाता है, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते जाता है उसे ही हम विकास कहते हैं। जैसे विकास का संबंध देखिए, कार्य कुशलता। हम देखिए जब छोटे थे तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे हमारा मतलब उम्र बढ़ता है उसी तरह हमारा कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, विशिष्टता, कार्य में विशिष्टता, मानसिक शक्ति जैसे सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, समाज में जो नियम पालन है उसका पालन करना, नैतिक विकास, किसी से के साथ कैसा व्यवहार करना, चारित्रिक विशेषताओं से है। यानी विकास का संबंध कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, विशिष्टता, मानसिक शक्ति, सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विशेषताओं से। आगे देखिए, वृद्धि का संबंध। वृद्धि का संबंध परिमाणात्मक अर्थात लंबाई, भार, मोटाई इत्यादि में परिवर्तन से है। समझ गए दोस्तों? वृद्धि का संबंध, जैसे वृद्धि का संबंध शारीरिक से, शारीरिक परिवर्तन, यानी हमारे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि में जो परिवर्तन होता है। समझ गए दोस्तों? विकास एक अविरल यानी कि सघन, यानी कि एक साथ, क्रमिक यानी कि क्रम से, सतत यानी कि निरंतर या हमेशा, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि समझ लेते हैं, वृद्धि विकास का एक भाग है जो परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ये रुक जाती है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, यहाँ समझिए, विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है और वृद्धि इसका एक भाग है। समझिए दोस्तों, ये विकास हुआ और वृद्धि इसका एक भाग हुआ। समझ गए? विकास यानी कि विकास जो है मात्रात्मक, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होते हैं, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होते हैं। समझ गए दोस्तों? जैसे कि आप यहाँ समझिए, ये विकास हुआ और वृद्धि इसका एक भाग है। यानी कि वृद्धि, समझिए पहले, वृद्धि मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक, और विकास गुणात्मक भी होगा, क्योंकि वृद्धि इसमें समाहित है, इसलिए ये मात्रात्मक भी होगा। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि वृद्धि का संबंध किससे है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से होगा। समझ गए दोस्तों? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि विकास ऐसे न चल के सीधी रेखा में न गमन करके विकास ऐसे ऐसे वर्तुलाकार चलता है। यानी कि किसी अवस्था में कम, किसी अवस्था में ज़्यादा, किसी अवस्था में ज़्यादा तो किसी अवस्था में कम, ऐसे करके चलता है। शेषवावस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है। समझ गए दोस्तों? शेषवावस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अब आगे देखिए, इसमें समझिए। अब इस चैप्टर में आता है कि प्रकृति और पोषण। तो समझिए दोस्तों, प्रकृति का संबंध आनुवांशिकता से है, वंशानुक्रम से है, या जैविक विशेषता, और नैसर्गिक से है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक से होता है। और आगे देखिए दोस्तों, पोषण का संबंध वातावरण, परिवेश या परवरिश से होता है। अब यहाँ समझिए,
विकास बहुआयामी और प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब सभी से मिला हुआ यानी संबंधित। विकास बहुआयामी यानी कि विकास के बहुत आयाम है, यानी कि विकास के आगे हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे विकास के 6 आयाम हैं। शारीरिक और भी हैं मगर इसमें हम 6 दिए हैं। शारीरिक जो इम्पोर्टेंट है, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। मानसिक विकास का दूसरा नाम संज्ञानात्मक विकास है और संज्ञानात्मक एक और नाम है बौद्धिक विकास। और संवेगात्मक का सांवेगिक विकास, क्रियात्मक का एक और दूसरा नाम मनोगत्यात्मक विकास। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर हम खुद से बनाए हुए हैं ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन में, अगर उत्तर में देखिए, अगर आंसर में अंतःक्रिया वाला होता है तो ये 90% होता है कि अंतःक्रिया वाला उत्तर होता है। या सक्रिय भूमिका, सक्रिय सहभागिता वाला भी उत्तर होता है। यानी ये सब बच्चों के लिए सकारात्मक वर्ड है, सक्रिय भूमिका और सक्रिय सहभागिता। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, मात्रात्मक का संबंध किससे है? यानी आयु बढ़ने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार एवं कद में परिवर्तन से है। समझ गए दोस्तों? मात्रात्मक का संबंध किससे है? आयु बढ़ने के साथ साथ जो हमारे व्यवहार में लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इत्यादि में जो परिवर्तन होता है उससे है। और देखिए गुणात्मक का संबंध, गुणात्मक का संबंध नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्य समझते हैं दोस्तों, नैतिक मूल्यों का विकास यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आ जाता है। अब इसमें समझिए दोस्तों, अब आगे अधिगम। अधिगम मतलब सीखना होता है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। ये बोलने वाले थे गेट्स महोदय। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण या परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अब देखिए, ये है दूसरा परिभाषा। वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण से व्यक्ति में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। ये कथन E.A. पील के अनुसार है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का संबंध। देखिए, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि, ये सब मानसिक विकास में आ जाता है। और संवेगात्मक विकास में देखिए दोस्तों, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, प्रेम, खुशी, ईर्ष्या आदि का विकास संवेगात्मक विकास में आ जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब भाषाई विकास में आ जाता है, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ये सब भाषाई योग्यता में आ जाता है। अब भाषाई समस्या थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र और अस्पष्ट वाणी इत्यादि। तो इसका एक वर्ड है इसमें, सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण समझते हैं दोस्तों, सब के लिए उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण होता है। इसमें आगे देखिए, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। तो इसमें क्या होगा? व्यक्ति के क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यताओं का विकास, जिसमें मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्रों यानी कि हड्डियाँ की गतिविधियों के संयोजन यानी कि मेल से की आवश्यकता होती है। जैसे समझिए, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खेलना इत्यादि, इस सब में जो है हड्डी और मांसपेशी दोनों का आपस में संयोजन होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब थोड़ा विकास का सिद्धांत समझते हैं। विकास के सिद्धांत थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब सिद्धांत को समझते हैं। जैसे बाल विकास के सिद्धांत में पहला दिए हैं हम, इम्पोर्टेंट ही दिए हैं, है तो बहुत वैसे, मगर हम इम्पोर्टेंट रख लिए हैं। जैसे पहला, निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, ये सब हम जानते हैं। ये जीवन पर्यंत चलने वाली है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ये सब जानते हैं, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अब कैसे बोली, देखिए कि एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं महाभारत का। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही, जैसे वो जो था
गर्भ में ही जो है वो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन करना सीख गया था। तो यही विकास है जो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस समझ गए, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली है, यह निरंतरता का पालन करती है। दूसरा देखिए, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपस में समान नहीं है। ये व्यक्तिक विभिन्नता यानी समझते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। आपस में कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति समान नहीं है, रुचि अलग होता है, आकार, मुर्गाई, रंग, रूप आदि में भिन्न जरूर होता है। यही व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता। विकास जो है क्रम की एकरूपता का पालन करती है दोस्तों। अब देखिए कैसे विकास की प्रक्रिया तो देखिए दोस्तों, विकास क्रम की एकरूपता का पालन कैसे करती है। भले ही ये जानते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता यानी व्यक्तिक अंतर सब में है, फिर भी विकास सभी में एक क्रम का पालन करती है। अब जैसे देखिए, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, यानी कि जानते हैं भाषा विकास पहले सुनना, पहले तब बोलना, तब पढ़ना, तब लिखना। या फिर शारीरिक विकास में शारीरिक विकास में भी एक निश्चित क्रम होता है। जैसे देखिए कि सभी का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही विकास की एक रूपता का सिद्धांत है। और उदाहरण समझिए, जैसे बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं और दूसरे बाद में। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा पहले, इस सिद्धांत के अनुसार अंग को पहले पूरा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना चलाना सीखता है। जैसे समझिए, पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को और उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मतलब हो गया, आप आगे समझिए, इसको समझाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन। यहाँ पे देखिए, पुनर्बलन अर्जित प्रेरक पर बल देना या दोहराना, ये पुनर्बलन कहलाता है। और आंशिक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना, उसी को हम आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। आंशिक पुनर्बलन में पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं और आंशिक पुनर्बलन में किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। देखिए, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। समझ गए दोस्तों। अब अगला सिद्धांत देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास एक दिशा का पालन करती है, यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होगा। भाषा विकास में जैसे पहले बच्चा पहली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का पालन करके ही करेगा। अगला देखिए, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। विकास के जितने भी आयाम है, शारीरिक, मानसिक, ये सब सामाजिक, भाषाई, क्रियात्मक, ये सब संवेगात्मक, सब आपस में संबंधित है। यही बताता है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। यानी किसी बालक का अगर शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका मानसिक विकास भी कमजोर होगा, यानी कि आपस में सब संबंधित है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखिए, वृद्धि एवं विकास की गति की दर सदैव एक ही सी नहीं रहती, यानी वृद्धि और विकास की दर हमेशा समान नहीं रहती। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको समझिए दोस्तों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जब उसमें परिपक्वता आता है, उसके परिणाम स्वरूप अब उसी वस्तु पर हाथ डालता है और उठाता है। फिर इसी प्रकार बालक पहले सामान्य शब्द सीखता है, पहले हल्का हल्का शब्द सीखता है, फिर विशिष्ट अक्षरों को सीखता है। पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर संबोधित करता है, जानते हैं आप लोग, लेकिन समय के साथ साथ जब उसमें परिवर्तन आता है, परिपक्वता आता है, तो पक्षियों के नाम सीख लेता है, तब उसके नामों से पुकारता है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक के प्रकार में देखिए, वंशानुक्रम, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक। अब वंशानुक्रम देखिए, जिसका वंशानुक्रम अगर अच्छा है अगर तो उसका अगला पीढ़ी भी अच्छा होगा। जैसे अगर किसी बालक के माता पिता मंदबुद्धि है तो उसका बालक भी मंदबुद्धि होगा, अगर गोरा है तो गोरा होगा, ये वंशानुक्रम।
शारीरिक कारक में देखिए, अगर किसी का शारीरिक विकास कमजोर है तो उसको वृद्धि और विकास में प्रभावित करेगा। अगर किसी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके वृद्धि विकास में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि भी शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास भी और सामाजिक विकास भी। आगे देखिए दोस्तों, बाह्य कारक में देखिए, बाह्य कारक में गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि रुपया पैसा, आर्थिक स्थिति यानी कि रुपया पैसा, समाज में उसका कैसा स्थान है। अब आगे देखो नैतिक मूल्य का संबंध किससे है, यानी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, प्राणियों के प्रति दया एवं करुणा से, बड़ों के प्रति आदर, सम्मान, परोपकार की भावना इत्यादि से है। तो देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध में इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। CTET के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।